प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्री ओरिजिन डेवलपमेंट एंड देयर डाइवर्सिटी इन साइज एंड शेप। ये जो टॉपिक है वो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार बीएससी पार्ट सेकंड के वनस्पति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी की प्रथम इकाई में शामिल किया गया है। पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हमने पुष्प के डेवलपमेंट विकास की और उसकी संरचना और फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, उसके बारे में बात की थी। आज के जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं वृक्ष, आकार एवं आकृति में विविधता। वृक्षों की आकृति में जो विविधता पाई जाती है, जो स्पष्ट है, हमारे चारों तरफ जब हम वृक्षों को देखते हैं तो उनकी आकृति अलग अलग दिखाई देती है। वृक्षों में जो ये आकृति है वो मुख्य रूप से शाखन के प्रकार, मुख्य अक्ष के जो शाखन होता है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल, एकलाक्षी और संधिताक्षी प्रकार के शाखन तथा पत्तियों की आकृति उसके शेप एवं विन्यास अरेंजमेंट पर निर्भर करती हैं। वृक्ष को आकृति के आधार पर निम्न प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। पहले प्रकार की आकृति में आप बात करें ताड़ या खजूर वृक्ष। इस प्रकार की आकृति में हम ये देखते हैं कि जो मुख्य अक्ष होता है वह अशाखित होता है और शीर्ष के ऊपर पिछाकार संयुक्त एवं हस्ताकार संयुक्त पर्णों का किरीट या मुकुट पाया जाता है। उदाहरण खजूर, फिनिक्स, नारियल, कोकोस नुसिफेरा, ताड़, बोरोसस फ्लेबिफर। दूसरे प्रकार की आकृति की बात करें शंकुधारी वृक्ष। अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स शंकुधारी होते हैं, जिसके अंदर मुख्य अक्ष आधार से शीर्ष पर स्पष्ट दिखाई देता है और शाखाओं का जो अरेंजमेंट है जिसमें पुरानी शाखाएं आधार पर अधिक लंबाई वाली व मजबूत होती हैं और शीर्ष पर उगने वाली तरुण शाखाएं कम लंबाई की एवं कोमल होती हैं, जिससे वृक्ष को जो शंकुनुमा आकृति प्राप्त होती है। एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो अशोक, पॉलीएल्थिया, लॉन्जिफोलिया। तीसरे प्रकार की आकृति है आपके दीर्घवृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष। इसमें जो ब्रांचेज हैं या शाखाएं हैं उनका आधार पर फैलाव कम होता है और ऊपर की तरफ फैलाव अधिक होता है, जिससे जो वृक्ष की जो आकृति है वो एक बेलन के शेप में दिखाई देती है, जैसे कटहल, अर्टोकार्पस। चौथे प्रकार की आकृति है झाड़ीनुमा या गोलाकार वृक्ष। इसमें जो कैनोपी है या वितान संरचना है हमें गोलाकार आकृति में दिखाई देती है। उदाहरण हैं आपके आम, मेंजिफेरा इंडिका एवं बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस। पांचों प्रकार की जो आकृति है वो छत्रिकाकार वृक्ष या पेल्टेड या अम्ब्रेला शेप्ड है। इसके अंदर जो ऊपर का जो टॉप होता है वो ऐसा लगता है जैसे कटा हुआ हो और इसके जो आकार हैं वो छतरीनुमा या छाते के समान दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में पारस पीपल, थेस्पेसिया, गुलमोहर, डायलोनिक्स रेजिया। छठे प्रकार की आकृति कल्प वृक्ष की है, जिसमें उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं छटिन, एल्स्टोनिया, सप्तपर्णी, सेमल, बॉम्बेक्स। सातवें प्रकार की जो आकृति हैं कलांतित या निलंबी वृक्ष। इसमें ये देखा गया है कि जो शाखाएं होती हैं वो मुख्य अक्ष पर निलंबित या लटकी हुई दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में बॉटल ब्रश, कैलिस्टेमॉन एंड विलो, जिसको वनस्पतिक नाम है सेलिक्स, इसको विपिंग वेलो भी कहते हैं, सेलिक्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आकृति के अंदर, वृक्षों के अंदर बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। अब हम बात करें साइज के अंदर, डाइवर्सिटी इन साइज, आकार या परिमाप में विविधता। तो सबसे पहले हम बात करें कि सर्वाधिक वृहत्काय या लार्जेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। ये है आपके सिक्वाडेंड्रॉन जाइजेंटियम, जिसका निकनेम या उपनाम जनरल शेरमान है और इसकी ऊंचाई 272 फीट है। इसकी व्यास की बात करें तो 5 मीटर की ऊंचाई पर 79.2 फीट
इसका व्यास है। यह यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत के सिक्वायर राष्ट्रीय उद्यान में लगा हुआ है। ये तो लार्जेस्ट ट्री की बात हुई। अगर हम ग्रेटेस्ट गर्थ वाले ट्री की बात करें, जिसकी जो परिधि है वो सर्वाधिक होती है, तो ये है आपके स्पेनिश या स्वीट चेस्टनट, जिसका वानस्पतिक नाम कैस्टेनिया सेटाइवा है। इटली के ये सिसिली प्रदेश के एटना पर्वत की तराई में उगा हुआ है। और इसकी परिधि की बात की जाए, जो कि 1972 में मापी गई, वो 168 फीट है। और एक किंवदंती के अनुसार जो एरागन क्षेत्र है, उसकी महारानी या क्वीन जॉन अपने 100 कैवेलियर्स घुड़सवारों के साथ जब यहाँ से गुजर रहे थे, तो बीच में आंधी तूफान से इनका सामना हुआ और सारे घुड़सवारों ने रानी सहित इस पेड़ की छांव के अंदर, ओट के अंदर अपने आप को सुरक्षित किया। इसलिए इसका निकनेम हम बात करें तो चेस्टनट ऑफ 100 हॉर्सेज या 100 घुड़सवारों का चेस्टनट वृक्ष भी कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्ष की बात करें, टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हैं आपके सिक्वाया सेम्परवाइरेंस और इसकी ऊंचाई 1996 में मापी गई और ये 370 फीट 112 मीटर नापी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे जो ऊंचे वृक्ष थे, तो उसमें नाम आता है यूकैलिप्टस रेगनेस, जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपके 436 फीट करीब 137 मीटर नापी गई थी। ये 1872 ईस्वी के अंदर नापी गई थी। तो वो उस समय के लंबे वृक्ष थे। लेकिन जीवित वृक्षों की बात करें तो ये सिक्वाया सेम्परवाइरेंस हैं। अब हम बात करें सर्वाधिक आयु वाला वृक्ष, लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्री, तो ये है आपका यू, जिसका वानस्पतिक नाम टेक्सास बकेटा है और इसकी जो अनुमानित उम्र है वो 5,000 वर्षों से भी अधिक है। तो इस तरह से हम वृक्षों के साइज एंड शेप में डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वृक्ष स्वभाव का विकास, ओरिजिन ऑफ ट्री हैबिट, हमें ये देखना है कि वृक्ष स्वभाव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। सबसे पहले वृक्ष किसको कहते हैं? ऐसा काष्ठीय एवं बहुवर्षीय पादप जो स्वयं संवर्त, सेल्फ सपोर्टिंग हो, वुडी एंड पेरिनियल हो और जिसमें एक मुख्य तना ट्रंक पाया जाता हो, वृक्ष कहलाता है। वृक्ष की यह प्रवृत्ति या स्वभाव वृक्ष स्वभाव या ट्री हैबिट कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति, जैसा हम सभी को पता है, जल में हुई तथा ये जल से स्थल की ओर निरंतर अग्रसर होती रही। प्रारंभिक काल में विकसित स्थलीय पादप मॉसेस थे, ब्रायोफाइट, लेकिन ये भूमि सतह से बहुत कम ऊंचाई वाले होते थे क्योंकि इनमें संवन उत्तक नहीं पाया जाता था। जैसे जैसे विकास बढ़ता गया और विकास के दौरान ये देखा गया कि जो स्थलीय पौधे हैं, जो जलाशय के किनारों से हटकर बहुत दूर दूर अपेक्षाकृत शुष्क आवासों में विकसित होने लग गए तथा इनमें जल एवं भोज्य पदार्थों के संवन एवं अवशोषण के लिए संवन उत्तकों की आवश्यकता के कारण संवनी पौधों का एक नया समूह विकसित हुआ, जिसको हम ट्रेकियोफाइटा कहते हैं। प्रथम संवनी स्थलीय पादप टेरिडोफाइट समूह के सदस्य अर्थात फर्न थे, लेकिन ये अपने आप को सफलतम स्थलीय पौधों के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि इनमें बीज का परिवर्धन या सीड हैबिट टेंडेंसी नहीं पाई जाती हैं। इसके विपरीत बीजधारी संवनीय पादप, विशेष रूप से आवर्त बीजी पौधे, स्थलीय परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने में सफल रहे क्योंकि इनमें ये अद्भुत क्षमता पाई जाती थी जो विभिन्न लक्षणों के कारण थी। जो पहला लक्षण है कि इनके अंदर जो मूल तंत्र था वो सुविकसित व भूमिगत था, भूमि के अंदर भली भांति फैला हुआ था। दूसरा जो लक्षण है वो है जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन के लिए इनमें सुविकसित संवहन उत्तक तंत्र पाया जाता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो जो बृहत्कार विशाल वृक्षों को सहारा प्रदान करने के लिए यांत्रिक उत्तक की आवश्यकता होती है, तो आवर्त बीजियों में जो यांत्रिक उत्तक होता है वो सुविकसित होता है।
चौथे लक्षण की बात करें तो तने की जो मोटाई की बात करें तो तने की जो मोटाई में जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि के कारण होती है। ये द्वितीयक वृद्धि संवहनी या वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम दोनों की वृद्धि को मिलाकर देखी जाती है। पांचवा जो लक्षण देखा गया है कि आवर्त बीजों में परागकणों का निर्माण जो होता है बहुत अधिक संख्या में होता है, जिनको हम माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु भी कहते हैं, तथा परागण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये परागकण पुष्प की मादा जनन संरचना या हम अंडक कहें वहाँ तक पहुँचते हैं। छठे लक्षण की बात करें तो जो गुरु बीजाणुधानी है उसका रूपांतरण आवर्त बीजों में बीजांड में हो गया है, तथा जो मादा युग्म को भिन्न होता है उसका विकास इसी बीजांड के अंदर होता है। परिपक्व बीजांड बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। सातवां जो लक्षण है कि आवर्त बीजों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं, और यह पराग नलिका जो परागकणों के अंदर जो नर युग्मक होते हैं उनको नाल युग्मनी प्रक्रिया द्वारा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर अंड कोशिका तक पहुंचा देते हैं। जो आठवां लक्षण है वो ये है कि युग्मनज का जो अंकुरण है उसमें युग्मनज अंकुरित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और यह भ्रूण अपनी वृद्धि कुछ समय तक के लिए स्थगित कर देता है, ये रोक देता है, तथा जो बीजांड होता है जिसके अंदर भ्रूण का विकास हुआ है वो बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार नई आने वाली पीढ़ी बीज के रूप में संरक्षित रहती है। तो ये जो 8 लक्षण हैं, ये लक्षण आवर्त बीजी पादपों को स्थलीय पादपों के रूप में सफलतम पादप का खिताब या उसको क्रेडिट या श्रेय दिलाते हैं। अतः स्थलीय पौधों में संवहन उत्तक की उपस्थिति के कारण वृक्षीय स्वभाव का विकास हुआ। तो ये जो वृक्षीय स्वभाव है या ट्री हैबिट है उसकी बात करें तो संवहन उत्तकों के कारण ही ये स्वभाव विकसित हुआ है। बीज प्रवृत्ति एवं संवहन उत्तक की उपस्थिति के आधार पर आवर्त बीजी पादप, ये जो 2 लक्षण हैं सीड हैबिट एवं वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्मेशन या प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज के आधार पर आवर्त बीजी पादप आज पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। फिर 2 टर्म्स की बात आती है, एक आता है समानांतरण पैरेललिज्म और दूसरा आता है अभिसारिता या कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले बात करें समांतर विकास की, तो ये क्या है, इसकी परिभाषा संबंधित सजीव समूहों में समान वातावरणीय अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप समान अनुकूल या अनुकूल लक्षणों का विकास समांतर विकास क्रम या समानांतरण क्रम कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पादप समान वातावरण परिस्थितियों में उगते हैं और उनमें समान प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो विकास होता है उसको हम समानांतरण या समांतर विकास क्रम कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो हम ये देखते हैं कि संवहन उत्तकों में जाइलम वाहिकाओं की उत्पत्ति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आवर्त बीजी पौधों में जाइलम में वाहिकाएँ सामान्य रूप से उपस्थित होती हैं, लेकिन अनावर्त बीजी पादपों में वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन अनावर्त बीजी पादपों का एक छोटा सा समूह है नीटोप्सीडा एवं कुछ टेरिडोफाइट्स सदस्यों में जाइलम वाहिकाएँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग पादप समूह हैं, लेकिन समान परिस्थितियों के अंदर इनमें जाइलम वाहिकाओं का विकास हुआ है। इसी प्रकार विभिन्न पौधों में आकारिकी न्यूनता मॉर्फोलॉजिकल रिडक्शन देखा गया है, वो भी समांतरण का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे अमरबेल, कस्कूटा, बीच ड्रॉप्स, पाइन ड्रॉप्स तथा मिसल्टो इत्यादि विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक आवर्त बीजी पौधे हैं। ये देखा गया है कि इन सभी के पूर्वज ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी थे, जिनमें समान रूपांतरण देखे गए, जैसे जड़ों का कम हो जाना, भूमिगत भागों का अंतःभूस्थारी में रूपांतरित हो जाना, जो परपोषी या होस्ट पौधे के उत्तक में प्रवेश करके भोजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं, पत्तियों की संख्या तथा परिमाप में कमी होना, पर्णहरित का कम हो जाना या पूर्णतः विलुप्त हो जाना आदि संक्रमणकारी परिवर्तन या बदलाव हैं, जिससे स्वपोषी से विषमपोषी अर्थात परजीवी एवं मृतोपजीवी पादपों का विकास हुआ। इसमें ये
जो परिवर्तन होते हैं समान प्रकार के देखे गए, जो कि समांतर विकास क्रम को दर्शाते हैं। दूसरा जो टर्म या शब्द आता है वो है अभिसारिता या सम्मिलन, कन्वर्जेंस। ये देखा गया है कि असंबद्ध सजीव समूहों में समान वातावरणीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक समान संरचनात्मक अनुकूलन लक्षण का विकास होता है, जिसको हम अभिसारी विकासीय क्रम कहते हैं। अगर हम पादप जगत के विभिन्न आवर्तबीजी कुलों की बात करें तो जैसे कैक्टेसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, एस्क्लेपिएडेसी एवं एमेरिलिडेसी के सदस्य प्राय शुष्क परिस्थितियों में उगते हैं और उसमें मृदबुद्धीय लक्षण पाए जाते हैं, जैसे थिक क्यूटिकल या मोटी क्यूटिकल की लेयर का पाया जाना, जल संचय ऊतकों की अधिक मात्रा का पाया जाना, पत्तियों की संख्या एवं आकृति में कमी होना, कांटों में रूपांतरित हो जाना, पादप शरीर की बाह्य सतह पर सघन रोम या क्लॉथ हेयर, डेंसली क्लॉथ हेड तथा कंटकों, स्पाइन, प्रिकल्स आदि की उपस्थिति देखी गई है। ये सभी कैरेक्टर मृदबुद्धीय या जीरोफिटिक हैं। इनके कारण जो इनके बाह्य लक्षण या कायिक लक्षणों के आधार पर अगर हम इन पादप कुलों को एक दूसरे से अलग करना चाहें तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग पादप कुलों के पादप एक ही प्रकार के वातावरण के अंदर मृदबुद्धीय लक्षण उत्पन्न कर एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इनको कायिक रूप से या बाह्य लक्षणों के आधार पर हम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस हैं उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण। इसके बाद हम बात करें अभिसारिता एवं वृक्ष स्वभाव का विकास, कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की आकृति में हमने ये देखा है कि पर्याप्त असमानता इनका सर्वाधिक रोचक लक्षण है, अर्थात आकृति में काफ़ी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। पादप जगत के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षीय स्वभाव का विकास एवं विस्तार हुआ है। जो वृक्षीय स्वभाव हैं या ट्री हैबिट हैं, जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं उसके अंदर विकसित हुए हैं, फैले हुए हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि जो पादप शरीर की ऊंचाई, हाइट, कास्टी लक्षण, वुडी कैरेक्टर एवं पेरेनियल लाइफ साइकिल, बहुवर्षीय जीवन चक्र के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वृक्षों में बहुत कम या नहीं के बराबर समानताएं पाई जाती हैं। विभिन्न पादप समूहों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें बहुत कम समानता देखी गई है। केवल ऊंचाई, कास्टी लक्षण और बहुवर्षीय जीवन चक्र ही समानता प्रतीत कराते हैं। ये भी देखा गया है कि जो वृक्ष होते हैं वो अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के असंबद्ध पादप समूहों से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनमें एक ही प्रकार का लक्षण पौधे की ऊंचाई के रूप में देखा गया है जो विकसित हुआ है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो पादपों में वृक्षों की ऊंचाई का जो लक्षण हैं वो विभिन्न पादप समूहों के अंदर पाए जाने वृक्षों के अंदर एक ही प्रकार से विकसित हुआ है। अगर हम बात करें कि जो इवोल्यूशन हुआ है ट्री हैबिट का वो कैसे हुआ है, तो ये देखा गया है कि सर्वप्रथम संवहनी पादप लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व सिल्यूरियन काल, जो ये सिल्यूरियन काल हैं ये पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित हैं। इस सिल्यूरियन काल के अंदर पृथ्वी पर संवहनी पादप विकसित हुए एवं लगभग 390 मिलियन वर्ष पूर्व डिवोनियन काल के अंदर इन संवहनी पौधों से ही वृक्षों का विकास हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो डिवोनियन काल है उसके 100 मिलियन वर्षों में, अर्थात लगभग 260 से 290 मिलियन वर्ष पूर्व के काल में पृथ्वी पर जो पीट कोयला उत्पन्न करने वाली कार्बन युक्त दलदली आवास थे पर सघन वृक्ष वाली घने जंगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस युग में बीजधारी जिम्नोस्पर्म एवं वृक्ष काय फंस का एक छत्र साम्राज्य स्थापित था। इन विशाल वृक्ष काय फंस के अंदर हम बात करें तो आपके जाइंट हॉर्सटेल, कैलेमाइटिस
एंड क्लब मॉस लेपिडोडेंड्रॉन पाए जाते थे, जो उस समय के जाइंट ट्रीज थे। लेकिन धीरे धीरे इनके स्थान पर भी बीजधारी जिम्नोस्पर्म स्थापित हो गए। और अगर हम जीवाश्मीय या हम रिकॉर्ड्स की बात करें, फॉसिल रिकॉर्ड की, तो जो सर्वप्रथम विशाल एवं सघन वृक्षावली युक्त वनों का जो निर्माण हुआ है वो अनावर्त बीजी पादपों के कॉर्डाइटेल्स गण के सदस्यों के द्वारा ही किया गया, जो कि चैम्बरलिन ने 1936 में फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर बताया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस या अभिसारिता का वृक्ष स्वभाव के एवोल्यूशन में क्या भूमिका है, और पौधे की ऊंचाई जो विकसित हुई है वो कन्वर्जेंस के कारण हुई है, और किस प्रकार से जो ट्री हैबिट है उसका एवोल्यूशन विभिन्न प्रकार के पादप समूहों में हुआ है। और धन्यवाद। ये आपकी प्रथम इकाई से संबंधित टॉपिक था, जो वृक्ष के उत्पत्ति, उद्विकास एवं उसमें पाई जाने वाले आकार और आकृति में विविधता से संबंधित था।